तो अंजलि और मैं अब आपके साथ जुड़ गए हैं। अब आपको हमें सफर करना पड़ेगा। इस सफर में यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बीजेपी ने 6 सीटें बरकरार रखी हैं। 1 सीट सपा के खाते में चली गई। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनाव का है, इन उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं ये आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर उन्हें और पूरी टीम को बधाई देता हूं। प्रदेश की अपनी संगठन और सरकार से जुड़ी हुई पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय अपने संगठन महामंत्री जी से, माननीय प्रदेश तो अंजलि और मैं आपके साथ बने हुए हैं। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेहतर दिख रहा है अभी तक। करीब 20 से 25 सीटें इस पर उनको फायदा हो रहा है। उसके साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। बिल्कुल। और अगर आप सेलिब्रेशन या जश्न मनाने को देखें तो पटना में बीजेपी के दफ्तर में तो जश्न मन ही रहा है। दिल्ली में भी पूरी तैयारी हो चुकी है बीजेपी के मुख्यालय में। वहां पर चहल पहल बढ़ गई है। कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ वक्त बाद जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां पर तंबू गाड़ दिए गए हैं, स्टेज सेट कर दिया गया है, लाइट लगा दी गई है। तो पूरी तैयारी इस बात की हो चुकी है कि वहां पर जश्न मनाया जाए। तो आइए अब अपने मेहमानों का रुख करते हैं। आर.के. सिन्हा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.के. वाजपेयी उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिन्हा जी, बधाई दे दूं आपको या अभी थोड़ा और इंतजार करें? ये तो आपकी इच्छा पे है, लेकिन मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूं। हाँ। क्योंकि इस तरह के क्लोज कॉन्टेस्ट में जब तक कम से कम 3/4 वोट गिने नहीं जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही टफ चल रहा है। वैसे हमने बढ़त बना के रखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बधाई देने वाली और मिठाई बांधने वाली बात जो है वो, उससे मैं थोड़ा सा बिल्कुल आश्वस्त होने के बाद ही करना चाहता हूं। हाँ, आप उससे बचना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी भी जैसे हम आंकड़े देख रहे हैं लगातार अंजलि, ये बदलते चले जा रहे हैं। अभी कहां 132 से 135 तक एनडीए की गाड़ी पहुंच गई थी। और 5:30 बजे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो बेहतर तरीके से हमें तब पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज वोट की ये तो रिवर्स गियर में आती दिखाई दे रही है। जैसे 124 हो गया एनडीए, वो लोग जो हैं वो करीब करीब 110 टच करने वाले हैं। तो ये आगे पीछे चल रहा है लगातार। बिल्कुल। आलोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आप क्या अभी नजर लगा के बैठे हुए हैं कि क्या, कहां पे क्या स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि इस वक्त जो एक बढ़त पहले दिख रही थी एनडीए की, वो थोड़ी कम होती हुई, घटती हुई नजर आ रही है। तो आपकी उम्मीद भी उस कम बढ़त के साथ बढ़ रही है? देखिए अंजलि जी, अभी लगभग 45% वोटों की काउंटिंग हुई है। अभी 55% वोटिंग की काउंटिंग बाकी है और वहां के एक लोकल चैनल में नाम नहीं लूंगा, उसका अभी जो है वो 119 और 114 का आंकड़ा मेरे सामने है। मुझे लग रहा है कि अभी हमें और
2-3 घंटे लगेंगे कि सही पिक्चर सामने आए। लगभग 50 सीटें ऐसी हैं 40-42 के करीब कि जिसके अंदर मार्जिन 1000 से कम है। चाहे वो हो सकता है कुछ हमारी भी हम भी लूज कर सकते हैं, हो सकता है गेन कर सकें, लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद है कि सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन देखिए जो जिस सर्वे की आप बात कर रहे थे वो नाम लेने में बिल्कुल सकुचाइए मत। न्यूज 18 के आंकड़े हैं ये, और न्यूज 18 क्योंकि वो उनका सर्वे थोड़ा अलग किस्म से होता है, वो सेम एजेंसी इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से उनके आंकड़े थोड़ा अप डाउन ये चलता रहता है। इसी वजह से आर के सिन्हा साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोई भी अपने आप को जल्दबाजी ना करे बधाई देने में। लेकिन जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अगर ये स्थिति बनी रहे और थोड़ा बहुत अप डाउन हो, और अगर हम मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि इसी किस्म की स्थिति होगी कि एनडीए 125 के आसपास और तेजस्वी यादव के जो आंकड़े हैं वो हैं, ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप को कहां पाएंगे? आप फर्ज कीजिए कि एनडीए क्लेम दावा ठोक दे कि भाई हम सरकार बनाएंगे, तो इतनी गिरी हुई स्थिति में जहां पर आप देखिए 30 सीट नीचे है जेडीयू, वो फिर भी क्या मुख्यमंत्री पद के हकदार हो सकते हैं आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री पद बचाए रखने के लिए तो उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जब वो महागठबंधन में थे, राजद उनसे ज्यादा सीटें लेकर के भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनको लगा था कि नहीं, हम कंफर्टेबल नहीं हैं, इसलिए हमको भाजपा के साथ चले जाना चाहिए, तो उन्होंने भाजपा के साथ तालमेल कर लिया था। अब वो भाजपा के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। अभी उनकी हालत हो गई है कि 40 के आसपास उनकी सीटें दिखाई दे रही हैं और भाजपा काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसी हालत में दिखाने के तौर पे तो कह रही है भाजपा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि पर्दे के पीछे जरूर कहीं ना कहीं बात चल रही होगी कि नैतिकता का तकाजा भी है और थोड़ा देखने की बात भी है कि नीतीश जी अगर केंद्र में चले जाएं और नित्यानंद राय जैसा कोई आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो ज्यादा ठीक होगा। नहीं, आप एक काम करते हैं गुप्ता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि सिन्हा जी हमारे साथ यहां पर हैं इस पर जवाब देने के लिए। क्यों सिन्हा जी, देखिए ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी होगी वो अपना नेता चाहेगी ना। और ये हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जब कार्यकर्ताओं से बात की है तो उनका भी कहीं ना कहीं इमोशन सामने आ रहा है कि अगर बीजेपी ज्यादा नंबर लाती है, ज्यादा सीटें लाती है, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का क्यों ना हो। और ये लाजमी है, ये तो हर राजनीतिक दल में होता है। तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे? देखिए, जयशंकर जी हमारे पुराने मित्र हैं और बीजेपी कवर करते रहे हैं। वो जितना अपने नेताओं का मन मिजाज मैं जानता हूं, जयशंकर जी भी जानते हैं, इसलिए उनकी भी जो बात है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक पार्टी का स्टैंड यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनाएंगे। जी हाँ, अभी तक। क्योंकि ये राइडर लगाने की नौबत क्यों आई? ये शर्तें लागू का सितारा लगाने की जरूरत क्यों आई? मैं राइडर नहीं लगा रहा हूं। जो पार्टी का स्टैंड है वो बता रहा हूं अभी तक। और पार्टी के स्टैंड में बदलाव बातचीत करके हो भी सकता है, उसके लिए उससे नकार भी नहीं रहा हूं। क्योंकि मैं तो तब से नीतीश जी के साथ काम कर रहा हूं जब वो छोटे भाई हुआ करते थे। भाई 95 में और 96 के चुनावों में तो हम 340-42 में 25-26 सीट देते थे उनको। हाँ। तो मैं तब अभियान समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। तो नीतीश जी ऐसे बड़े भाई तो हैं, क्योंकि अभी के बिहार की राजनीति में वो 1951 के हैं, सुशील मोदी 52 का है, रविशंकर 54 का है, 56 का है। तो ये अब वो ठीक है, 51 का मैं भी हूं, राजनाथ सिंह भी 51 के हैं और प्रकाश जावड़ेकर भी 51 के हैं। मुझे सिन्हा जी क्यों ऐसा लग रहा है कि आप एक संदेश देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश जी अब आप बैठिए, अब आप आराम कीजिए? नहीं, मैं कोई संदेश कुछ इस टाइप का संदेश लग रहा है ये। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी ऐसा हुआ है कि नीतीश जी केंद्र में उन्होंने हमारे मंत्रिमंडल में, अटल जी के मंत्रिमंडल में, आडवाणी जी के साथ, सबके साथ काम किया है। बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे हैं। बैठ के मिलके, अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग पूरी होने दीजिए, रिजल्ट पूरा आने दीजिए, फिर एक बार एनडीए की बैठक होगी, उसी में तय होगा ना। ऐसे थोड़ी मैं तय कर दूंगा या कोई एक व्यक्ति तय कर देगा, ऐसा नहीं होता है। वो बात भी सही है आपकी।
और जिस तरह से नंबर इस वक्त लगातार बदलते हुए नजर आते हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि शायद गिनती जो है जब तक पूरी नहीं हो जाती इस पर शायद टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। आप लोगों के रिश्ते हैं और शिष्टाचार नहीं कहता कि आप इस तरह की कोई टिप्पणी करें, लेकिन महागठबंधन 109 पे अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आलोक जी, ये बात तो है कि तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने यह कह दिया है अपने लोगों को कि आप जब तक काउंटिंग हो रही है आप वहां पे बने रहें, ऑब्जर्वर जितने हैं वो काउंटिंग रूम्स में बने रहें, नजर बनाए रखें, रात भर वहां पर डटे रहें। क्या कांग्रेस भी यही करेगी और क्या आखिरी रात के चाहे जितने बजे तक ये खिंचता है तब तक आप लोग अपनी उम्मीद बना के रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है मैं भी 15 दिन तक अंजलि जी वहां पर रहा और पूरी तरह से बदलाव की जो बाहर नजर आ रही थी, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सभी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, महागठबंधन के सभी घटक दलों के, सभी को चाहिए कि वो पूरी तरह से जब तक आखिरी काउंटिंग ना हो जाए, सर्टिफिकेट ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हार हो या जीत हो, काउंटिंग स्टेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को जितना नुकसान आप लोगों ने नहीं किया, और शायद अगर जनता दल ये केस माफ कीजिएगा, मैं इलेक्शन हार जाती है तो कहीं आप लोगों की वजह से नहीं, वहां जो उनका घर का भेदी है उसकी वजह से ही हो जाएगा, एलजेपी के सर पे सेहरा बंधेगा अगर जेडीयू की ये हालत बरकरार रहती है तो? अंजलि देखिए, इसमें दोनों ही चीजें हैं। अगर जेडीयू को नुकसान एलजेपी ने पहुंचाया है या कहीं छोटे दलों ने उनको पहुंचाया, तो हमें भी बहुत ने पहुंचाया है। अगर आज आप ओवैसी को देखें तो ओवैसी ने हमें कम से कम भी तो नहीं, मुझे लग रहा है 15 सीटों के ऊपर पूरी तरह से सीधा डेंट किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। और ये सब मोदी जी के द्वारा जिस तरह से तैयार किए गए थे, बसपा और जो तमाम जो गठबंधन बने, तो दोनों तरफ हुआ है। हाँ, एलजेपी ने जरूर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन महागठबंधन को पहुंचाने वालों की लिस्ट भी लंबी है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल ये इसलिए पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं उन्होंने उनको भी पहुंचाया, भाई कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार लेगा? अगर आप ये कह रहे हैं एक तरफ कि एलजेपी मोदी जी ने प्रॉप अप किया है, उन्होंने खड़ा किया है उसको, तो सबसे ढेर नुकसान तो जेडीयू का हुआ, उनके अलायंस का हुआ। देखिए, जिस तरह का मोदी जी का नेचर रहा है, मोदी जी गुजरात में अगर कोई उनका प्रतिद्वंदी फोटो भी लगा देता था तो उसके ऊपर किस तरह का एक्शन होता था, और अपने आप को थोड़ी हरा देंगे, व्यक्तित्व किस तरह का है वो पूरे देश को मालूम है। देखिए, ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहते थे, बहुत ज्यादा आज भी नहीं चाहते हैं शायद मोदी जी जितनी सूचना और जितना अल्प ज्ञान मेरे पास है कि नीतीश जी दोबारा वहां पर मुख्यमंत्री बने, मोदी जी नहीं चाहते हैं। ये मेरा अपना आकलन है, और मुझे लगता है कि उनके लिए उन्होंने जो प्रयास हो सकता था वो नहीं, ये तो आप बड़ा गंभीर आरोप लगा करनी पड़ेगी उसके लिए तो उनको ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। क्यों सिन्हा जी आप सुन रहे हैं? शर्मा जी ने एक तरीके का सैबोटाज का आरोप लगा दिया है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आपने सैबोटाज कर दिया। आप चाहते ही नहीं है कि नीतीश कुमार के लॉन्ग टर्म प्लानिंग है शायद अपने प्रचार के फोटो तक से बाहर कर दिया, तो आप नहीं, लेकिन मुझे ये इसलिए नहीं, क्योंकि आज बीजेपी बाहर कर दिया, कार्यालय पर था, हर तरह के सिन्हा जी बीजेपी ऑफिस में ये मानना है कि अगर एलजेपी साथ में लड़ती तो तेजस्वी यादव जीत नहीं पाते राघोपुर से, लेकिन क्योंकि एलजेपी अलग हो गई इस चक्कर में तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। बीजेपी का तो ये मानना है कि बहुत तकलीफ हो रही है उनको। जी, मेरा भी यही मानना है, एलजेपी को एनडीए के साथ ही रह के चुनाव लड़ना चाहिए था। उस समय हम लोग बहुत आराम से 2/3 बहुमत से जीतते, और ऐसी परिस्थिति में जबकि रामविलास जी को हम लोगों ने खो दिया, जब उनका श्राद्ध कर्म चल रहा है और कोई हम एक सम्मानजनक स्थान नहीं दे पा रहे हैं चिराग को और उसके सहयोगियों को, तो ये तो कमी रही है कि एनडीए को किसी तरह से उसको साथ लेके ही लड़ना चाहिए था, वो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये सैबोटाज एंगल के बारे में आप क्या कहेंगे? आलोक शर्मा जी का ये कहना है ये तो मोदी जी सैबोटाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, और उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए जयशंकर जी से यहाँ पे पूछ रहे थे उनकी राय क्या है। जयशंकर जी,
क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहां पर इस चुनाव की नहीं, बहुत आगे की प्लानिंग करके चल रही थी, या अब इस चुनाव की ही हो गई अगर वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती है तो? नहीं, अगर देखिए, पहली बात यह है कि अगर सीएम बनाती भी है और बनते भी हैं तो नीतीश कुमार भाजपा की दया के पात्र रहेंगे लगातार, क्योंकि 75 विधायकों की पार्टी 40-42 विधायकों की पार्टी की सरकार चला रही होगी। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बार संसद में बहस चल रही थी, तब प्रमोद महाजन थे, उन्होंने एक परिचय बताया था, कहा कि साहब ये 40 सांसदों की पार्टी है, उसको इतने 150-200 सांसदों की पार्टी समर्थन दे रही है और सरकार चल रही है, जिसमें एक सांसद इंद्र कुमार गुजराल जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आज वही हालत होने जा रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार 370 के बारे में या सीएए के बारे में तन करके बोलते थे, अब अगर भाजपा की दया पे आश्रित होकर मुख्यमंत्री बने तो ये सब बोलने की हैसियत उनकी नहीं रह जाएगी। अब उसमें देखना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी। और दूसरा है कि जो चिराग पासवान जैसे बार बार कहा जा रहा है, देखिए मैं अभी भी मान रहा हूं कि कहीं न कहीं से भाजपा द्वारा वो प्रायोजित थे, क्योंकि भाजपा की सीटें तो 75 तक पहुंच गई, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 40 तक सिमट गई। अगर अमित शाह जी या नड्डा जी या मोदी जी एक बार भी चिराग पासवान को डांट करके कह देते कि क्या कर रहे हो आप हम लोगों का नाम ले रहे हो, हमारा हनुमान बोल रहे हो और हमारे गठबंधन नहीं, पर जयशंकर जी आप मुझे बताइए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे कि सुशील मोदी, उनको वोट कटर तक बोल गए, पर वही एक नेता थे जिन्होंने आवाज उठाई, बाकी सारे नेता सीनियर लीडर्स ने, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। और बल्कि उन्होंने हमारे एनडीटीवी पे दिए हुए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा कि जब वो मुलाकात के लिए गए थे तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे अमित शाह जी भी। अंजलि, एक बात जो है, सासाराम की सभा में प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन एक बार भी नहीं कही कि उनके लड़के ने गलत राजनीति की है, गलत रणनीति तैयार कर ली है। एक बार भी उन्होंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात यह कि हर सभा में प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को बेइज्जत किया। प्रधानमंत्री ने हर बार कहा कि साहब 370 का विरोध करने वाले लोग हैं, अभी मेरे ख्याल से जी गुप्ता जी अभी आते हैं आपके पास वापस, शर्मा जी और सिन्हा जी आपके पास भी आएंगे। अंजलि, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं अपडेट आपको और दर्शकों को देना चाहता हूं कि अमित शाह ने अभी नीतीश कुमार से फोन पे बात की है। ये जानकारी हमको मिली है कि फोन पे बातचीत हुई है। अब क्या बातचीत हुई है ये अभी इसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो लगातार बदलते हुए आंकड़े हैं, संभवतः इसी के बारे में बात हुई होगी, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कभी ऐसे लगता है कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में यही बात हो रही थी कि बीजेपी का आकलन यह है कि यह मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न होने जा रही है। तो एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हमको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने फोन पर बात की है नीतीश कुमार से। और ये फोन पर बातचीत इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आप ये आंकड़े देखिए, लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ये चलता चला जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ घंटों से लगातार बढ़त एनडीए के पास है, 122 के मार्क से अंजलि लगातार एनडीए आगे है, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है। जैसे आप देखिए, महागठबंधन वापस 107 97 तक पहुंच गया था, फिर 107 110 तक पहुंच गया, 109 पर पहुंच गया इस वक्त। तो इस संदर्भ में, इस बैकड्रॉप में ये फोन पर ये बातचीत हो रही है, ये बहुत जरूरी है। संभवतः किस तरीके की तैयारी होगी, क्या प्रक्रिया होगी, और सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? ये अभी भी एक ऐसी चीज है, क्योंकि आप अंजलि आपने खुद ही सुन लिया, अब बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसा बोलते हुए सुन रहे हैं कि अब तक पार्टी का स्टैंड ये है, हालांकि आगे पार्टी तय करेगी। ये जो हालांकि जुड़ गया है उससे सस्पेंस बना। और उधर पटना बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। वहां पर वैसे काफी पहले से, दोपहर से ही पटाखे बजने वहां पर शुरू हो चुके थे और ये अभी तक जारी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, वहां का ताजा हाल दिखा रहे हैं। मैडम, आज आप दोपहर से जो है वो गा रही हैं भोजपुरी, क्या है इसमें, आखिर क्या गा रही हैं? मैंने कल ही लिखा है ये गाना
और चूंकि मैं गाती भी हूँ थोड़ा बहुत, अच्छी गायिका भी है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में कर रखा है। तो कल ही लिखा था, मुझे ऐसा कुछ मन हो रहा था, बहुत ट्रोल आ रहा था सोशल साइट पे कि बिहार में काबा, लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार में क्या क्या नहीं है। मैं जब लिखना शुरू की, जब अपने ही सरकार के कामों को जब कल मैं रात में लिख रही थी, मतलब एंड ऑफ पेज एंड ही नहीं हो रहा है, 10-12 पेज मेरे भर गए। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा लाइन जो है अपने गाने में रखूँ, कौन सी योजना की बातें मैं अपने गाने में करूँ। लेकिन अभी का तो बस 4 लाइन है। ए बबुआ बतावा तानी रुका रुका समझावा तानी काबा, सुशासन बा विकास बा, सुशासन बा विकास बा, आत्मनिर्भर बिहार बा, मोदी जी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा, मोदी जी के जादू बा, गर्दा बा। कोरोना आइल अचानक से, मंगल भैया तैयार बा, गर्दा बा। पटना भेटा आरा में अस्पताल के भरमार हो, अरे साफ करे के काहेला मोट चश्मा के लेंस हो, गर्दा बा। धन्यवाद। तो तमाम सारी जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, ये आप देख सकते हैं कि कोई ढोल नगाड़ा भी यहाँ पे लेकर चला आया है। तो एक उत्साह का माहौल है बीजेपी के पटना ऑफिस में, और बड़े नेता तो ज़रूर मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन तमाम सारे कार्यकर्ता पटना और बाहर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि अभी लगातार जो है यहाँ पर झंडे और डंडे लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, ये गाते हुए, और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, और ये है जश्न का माहौल। एक कोई यहाँ पे प्रत्याशी जीता है तो उसी के वजह से इस तरीके का जश्न का माहौल हो रहा है। हालांकि अभी 50% वोटों की गिनती नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के पटना ऑफिस में एक जश्न की शुरुआत जरूर हो गई है। पटना से मुन्ना के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त आरजेडी की स्थिति कैसी है, इस पर बात कर रहे मनोज झा, आइए एक बार सुन लेते हैं। 2 घंटे पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले मैं आपके पास आया था और हमने आपको कहा था कि कहानी पूरी पलट रही है। कहानी पलटनी शुरू हो गई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने से ये बिहार की अपनी सरकार बनने वाली है, अपनी। उसको कोई रोक नहीं सकता। बस माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी विदाई सुनिश्चित है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए। विलंब से ही सही, हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना लें, ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते आरओ को फोन करके मशीनरी के दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। अब ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया मनोज झा ने। अभी जो उन्होंने लेटेस्ट अपना वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि मुख्यमंत्री जाते जाते दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन का और रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके और जो मतगणना है उसको धीमी करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कुमार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कितना सच है इस आरोप में? इसके ऊपर कोई टिप्पणी आई है जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू की तरफ से आधिकारिक रूप से तो टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन मैं जितना नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार ने आज तक कम से कम चुनाव जीतने के लिए जो है उन्होंने एक से एक हार देखी है। उन्होंने 1995 की भी हार देखी है, 2014 में भी लोकसभा चुनाव में हार देखी है, लेकिन वो ऐसे कामों से अपने आप को अलग रखते हैं क्योंकि थोड़े से वो अपने कायदे कानून वाले व्यक्ति हैं। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है तो आप भी जानते हैं संकेत कि चुनाव के समय में जो भी अधिकारी होता है वो चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। अगर कोई भी अधिकारी अगर आपको काम पे कोई शक है तो आप तुरंत चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं। वहां पर काउंटिंग हॉल के अंदर ऑब्जर्वर भी मौजूद रहते हैं और लगता है कि एक तरह से मनोज झा का ये जो बयान था
वो साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं जो पूरा वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि अब हमारे जैसे लोग भी थोड़े से सब लोग सुबह से खड़े हैं, तो उसी तरीके से उनके भी कार्यकर्ता होंगे, उनके भी नेता होंगे, उनको भी ये जो ऊपर नीचे का जो खेला है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी धैर्य कम होता जा रहा होगा। तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मोराल बूस्टअप करने के लिए कभी कभी आप पोजिशनिंग करते हैं, और ये बयान मुझे लगता है कि वो पोजिशनिंग के लिए ज़्यादा है। और ये भी था कि मीडिया को बताना था कि जो उनका अपना इंटरनल फीडबैक है, क्योंकि हर पार्टी आप जानते हैं कि एक अपना वॉर रूम रखती है जहां पर वो अपने नेताओं से, उम्मीदवारों से डायरेक्ट फीडबैक लेती है, तो शायद वो अपने फीडबैक को ही बताने के लिए उन्होंने ये पोजिशनिंग ली है। ये मनीष जी, ये कोई ट्रंप जैसा हाल तो नहीं हो रहा है बिहार में कि हम भले ही आंकड़े कुछ बताएं, हम जीत रहे हैं? संकेत, जो बिहार में आज हो रहा है, कम से कम पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा था। क्योंकि देखिए, ये जब चुनाव शुरू हुआ था संकेत, तो ये क्या लग रहा था, बिहार के बारे में यही कहा जाता था कि यहाँ पर 3 धुरियां हैं, 2 धुरी अगर एक साथ हो गए तो तीसरे की हार तय है। लेकिन ये जो पूरा चुनाव थोड़ा सा रोचक हुआ, रोमांचक हुआ, वो तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार अभियान के ऊपर में इसको काफ़ी इसमें एक्साइटिंग या सस्पेंस का एलिमेंट डाला। और अभी भी जो लड़ाई है वो लग रहा है कि वो हारे, ये बात अलग है कि वो हार जाएं, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन इस मिथ को जो है बहुत हद तक उन्होंने तोड़ने में, खासकर लेफ्ट पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस, कंप्लीट अलायंस के कारण वो इस मिथ को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। 100 से ऊपर की उनकी संख्या, अभी भी थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे से ऊपर हो गए, एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए है। उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी डिस्क्लेमर दूंगा कि अभी भी 2 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती बाकी है। वैसे में जो चुनाव आयोग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों कोई भी जो नेता चुनाव लड़ रहा है, नीतीश कुमार हो या उनके पार्टी के जो सिपा सलार हो, ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो या सुशील मोदी जैसे वेटरन हो, या आरजेडी में बड़े बड़े नेता हैं, खुद तेजस्वी यादव, कोई भी निकलकर ना जीत का, ना हार, ना जीत की का क्लेम कर रहा है, ना हार को कंसीड कर रहा है। उसका कारण ये है कि आज ईवीएम की जो काउंटिंग हो रही है वो रैंडम हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाके का हुआ और तो वो मेरा इलाका था, ये मेरे विरोधी के इलाके का है, और उसके कारण फ्लक्चुएशन बहुत है। और जो आप देखेंगे कि जिन सीटों पर अभी भी जो रिजल्ट आए हैं, बहुत सारी सीटें हैं जिनमें 1000 से 2000 का मार्जिन है। लास्ट के 2 राउंड में जो पूरा चुनाव है वो पलट गया। संकेत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुबह से ही जुड़े हुए हमारे साथ मनीष, और ये लगातार जो नेक एंड नेक रेस चल रही है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बढ़त अभी तक बनी हुई है आप लोगों की, और जो बातचीत हो रही है जिसकी खबर संकेत ने कुछ देर पहले दी थी फोन पर, हम क्योंकि पत्रकार हैं, हम उसके अलग अलग मायने निकालते रहते हैं, लेकिन ये बातचीत आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस वजह से इस वक्त हो रही है? क्या एक साथियों की बात हो रही है, एक शिष्टाचार वाला फोन कॉल है, या हम लोग जैसे ज्यादा पढ़ते हैं उसमें वो हम पढ़ते रहें? नहीं, इसमें कुछ ज्यादा उसका न तो निष्कर्ष निकालने का अभी फायदा है। ये एक शिष्टाचार का कॉल है, कोई खास बात नहीं है। और मनीष जो कह रहे हैं वो ठीक है। अभी 4 करोड़ से ज्यादा वोट पोल हुए हैं, और उसमें से 2 करोड़ के करीब काउंट हुए हैं, 50% हुए हैं। हो सकता है देर रात तक या कल सुबह तक ये काउंटिंग चलती रहे। तो ये अभी तत्काल कुछ भी कहना, ये मैं समझता हूं कि इससे परहेज करना चाहिए। और मनीष का आकलन बिल्कुल सही है। मनीष बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उनके पिताजी मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, हम लोग साथी थे, 60 और 70 के दशक में काम किया है हम लोगों ने साथ में। तो वो बिल्कुल सही आकलन है, और इसमें कहीं पर भी कोई दो मत नहीं है कि जब देखिए दिक्कत वहीं सिन्हा जी शुरू होगी जो सवाल आपसे थोड़ी देर पहले पूछा गया था। अभी अंजलि देखिए फिर एक कमेंट आया है जेडीयू की तरफ से। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने बिहार चुनावों में सीटें कम आए या ज्यादा,
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यह आश्वासन केंद्रीय बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव से पहले ही दे दिया था। सिर्फ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नीतीश जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है केसी त्यागी ने। ऐसा कुछ नहीं है। केसी त्यागी जी हमारे साथ राज्यसभा में रहे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको कोई चिंता करने की बात है नहीं। ये पूरे रिजल्ट आने के बाद पूरी एनडीए बैठेगी, उस पर अपना बात करेगी जी। और मैं समझता हूं कि आज के दिन नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, यही समझना चाहिए और इसी पे काम करना चाहिए। ठीक, चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी है। और जेडीयू के जो प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव केसी त्यागी, उन्होंने एक बयान दिया है और ये बड़ा बयान है क्योंकि पिछले 1 घंटे से अंजलि जो हम चर्चा कर रहे थे, लगता है उन्होंने हमारी डिबेट सुन ली और उसके बाद ये बयान दे दिया। उनका ये कहना है कि निहित स्वार्थ में कुछ लोग नीतीश के खिलाफ हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि चाहे सीटें कम आए चाहे ज्यादा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ऐसा क्यों बोलने की जरूरत महसूस हो रही है केसी त्यागी को? आइए पहले उनका बयान सुनते। मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। शुरुआती रुझान जब सामने आए थे तो आपने ये कहा था कि कोविड की वजह से एनडीए पिछड़ गया है, प्राकृतिक प्रकोप की वजह से हम हार रहे हैं, पर उसके 1 घंटे बाद तस्वीर बदल गई। मैं अब भी अपनी बात पर अड़ी हूँ। अगर कोविड-19 का दुष्प्रभाव ना हुआ होता, कोसी की बाढ़ ना हुई होती, महामारी और महामंदी ना हुई होती, तो हम 220 सीटों पर होते। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट नसीब ना हुई हो, जो 218 सीटों में पीछे चल रही हो, उस पार्टी की इतनी परफॉर्मेंस मेरे आश्चर्य से बाहर है। लिहाजा हमें कोविड से भी लड़ना पड़ा, प्राकृतिक प्रकोप से भी लड़ना पड़ा, अपनों से भी लड़ना पड़ा और परायों से भी लड़ना पड़ा। उसके बाद हमने जीत हासिल की। चिराग पासवान ने जिस तरह से कैंपेन किया, आपको लगता है कि इन नतीजों में उसका भी असर पड़ा है? नहीं, उसने विषाक्त किया माहौल को और उसने एक राजनीतिक पार्टनर होने के बावजूद दुष्प्रचार किया और इस सीमा तक चले गए वो कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, जिस नीतीश कुमार के बारे में भारतीय राजनीति में उनके विरोधी ने भी कभी इस तरह का कैंपेन नहीं किया। ये नकारात्मक प्रचार था। अब जब एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है, मुख्यमंत्री कौन होगा अलायंस का? देखिए, राजनीति में इस तरह का नहीं होता है जैसा कई लोग एंटिसिपेट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जनसभाओं में नीतीश कुमार जी का हाथ पब्लिक के सामने खड़े करके कह चुके कि बिहार में एनडीए मीन्स नीतीश कुमार। ये संकेत उनका चिराग पासवान की तरफ था। और अगर हमारी सरकार बनती है, नंबर कम हो या ज़्यादा हो, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा जी पार्टी के प्रेसिडेंट स्पष्ट तौर पे घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट की ताकतें हैं वो अब भी नीतीश के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी हुई। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आरजेडी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, उनके परफॉर्मेंस को आपको लगता है इन चुनाव ने इस्टेब्लिश किया है तेजस्वी को एक नेता के तौर पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। उनकी संख्या घटी है और उनके चुनाव प्रचार में राउडी किस्म का क्राउड था, जिसमें महिलाओं की संख्या 0 थी और जिसमें 5 मिनट बैठ करके भी कभी भी श्रोताओं ने उनका भाषण नहीं सुना और वो भाषण देते भी नहीं थे। लिहाजा विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने अपने क्रमांक और अंक पहले से कम किए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के सीनियर नेता यहाँ पे साफ कर रहे थे कि चाहे कितने भी वोट आए और कितनी भी सीटें आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब सीधा रुख करते हैं तेजस्वी यादव के घर का, जहां पर मौजूद हैं उमा शंकर सिंह, हमारे सहयोगी। उमा, हम बीजेपी के और जेडीयू के दफ्तरों में देख रहे हैं काफी शोर शराबा है, वहां पर गाने गाए जा रहे हैं भोजपुरी में और खूब जश्न मन रहा है। दिल्ली में तो स्टेज तैयार किया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? जी देखिए अंजलि, शाम जब से ढला है तब से यहाँ पे कुछ समर्थकों की तादाद बढ़ी है। दिन भर बिल्कुल लल जैसा माहौल था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी,
लेकिन अभी कुछ उत्साही समर्थक जो हैं जुटे हैं और उनका एक नारा भी है। क्या है वो नारा? जैसे जैसे शाम ढलेगा, जैसे जैसे शाम ढलेगा, जैसे जैसे लालटेन जलेगा बिहार में। अच्छा, लालटेन की जो लौ है वो तेज होती जाएगी। अभी हम लोग का लालटेन धीरे धीरे आग उसमें माचिस डाला गया, लगाया गया है और देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढल रहा है लालटेन की रोशनी तेज होती जा रही है। इनकी जो उम्मीद है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से गैप कम होने की जानकारी आ रही है, इन लोगों के पास अपना डाटा भी है। कह रहे हैं कि अभी 59% वोट की ही गिनती हुई है, 41% की बाकी है। तो ये जो गैप है वो भरेगा और आरजेडी आगे उभर कर सामने आएगी। तो इस तरह के ख्यालों के साथ, इस तरह की उम्मीदों के साथ यहाँ पे जो समर्थक हैं वो जमा है। लेकिन अभी जो एक अहम बात जो कि केसी त्यागी कह रहे थे, उस तरफ भी यहाँ के कुछ जो समर्थक हैं आरजेडी को बात कर रहे हैं और उनका अपना एक कयास है। उनका ये कयास है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने दबाया है और उनकी ज़मीन काटने की कोशिश की है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ सकते हैं। और ये यहाँ तक कुछ समर्थक जो हैं वो मन ही मन उन्होंने ये तक तय कर लिया है कि इस बारे में लालू यादव जी की बात हो चुकी है नीतीश कुमार जी से, क्योंकि नीतीश कुमार जी को यह अंदेशा है कि उनको आने वाले समय में बीजेपी और परेशान करेगी। तो इस तरह के ताने बाने के साथ यहाँ पर जो समर्थक हैं वो जमा है और उनको इंतजार है अंतिम नतीजे का। अंजलि, संकेत। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो अभी आ रही है उमा शंकर सिंह, वो हम बताते चलें अपने दर्शकों को कि पहली बार सुबह के जो रुझान है उसमें पहली बार अब आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है। 74 सीटों पर वो आगे है और बीजेपी 71 सीटों पर आगे है। उमा शंकर सिंह, अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है और ये बार बार बदल रहा है। क्या इस बात का एहसास है नेताओं को? क्योंकि आरजेडी के मनोज झा तो अब ये आकर के बाहर बोल गए कि पोस्टल बैलेट ही काउंट नहीं करने दिया जा रहा। जी बिल्कुल, देखिए मनोज झा 2-3 बार बाहर आ चुके हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए। उन्होंने शाम 7 बजे का वक्त दिया था, उस समय तक कहा था कि तस्वीर साफ हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि रात चाहे 10 बजे या 11 बजे एक समय ऐसा आएगा जब एनडीए की सीटों की तादाद से महागठबंधन की सीटों की जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, इसी उम्मीद में अब यहाँ पे कुछ जमावड़ा भी जो है समर्थकों का वो होना शुरू हो गया है। लेकिन देखना है कि क्या जो गैप है वो वाकई में पूरी तरह से भर पाता है या फिर से, क्योंकि अगर बहुत सारा वोट अभी गिना जाना बाकी है, तो क्या एनडीए अपना लीड बरकरार रखती है या उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाती है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो यही जो ताज़ा आंकड़े इसके साथ छोड़े जा रहे हैं, 74 अब आरजेडी का आंकड़ा हो गया और 113 पर महागठबंधन का अब आंकड़ा आ गया। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। दो कदम आगे, 2 कदम पीछे, आगे पीछे सुबह से ही चल रहा है ये। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। और हम लोग, हमारे पास जहां से इंफॉर्मेशन आती है, जैसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि पल पल में बदल रहा है। जब मुझे बताया गया कि 74 वाला आंकड़ा हो गया है आरजेडी का, तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो मुझे कंफ्यूजन होगी। तो ये एक साफ स्थिति ये कह सकते हैं कि बार बार आंकड़े बदल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से उम्मीद थी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त कितने वोटों की गिनती हो चुके हैं। इसमें एक अंजलि एक चीज और अपने दर्शकों को बता दें कि 60% वोट काउंट हो चुके हैं, अब 40% बचा हुआ है और वो 40% में भी कुल 30 या 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर फासला सिर्फ 1000 मतों का है। 1000 मत का फासला विजेता में और जो हार रहा है उसके बीच। बिल्कुल, तो यानी कि 40% काफी होते हैं, बहुत वोट इस 1000 को पाटने में। और कुछ तो ऐसे हैं जो डबल डिजिट्स में भी हैं। तो आप सोचिए ये जो सीटें हैं ये काफी अहम रहेंगी। यहाँ कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, और उसमें बीजेपी काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर आगे है। तो नैरो मार्जिन वाली सीटें जो हैं वहां पर क्या खेल होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जिस पर नजर बनी रहेगी वो, अगर एनडीए अपनी बढ़त को कायम रखती है तो कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ये नया खेल एक शुरू हो जाएगा। अगला मुख्यमंत्री कौन में बोले तो नीतीश रही हैं कि जही हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अभी बीजेपी से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं तो ये तो लगता नहीं है रही हैं वाली कहानी है। लेकिन उधर से भी दबाव आ गया, केसी त्यागी ने बोल दिया कि आपने वादा किया था, आपको रखना पड़ेगा। लेकिन उस फोन कॉल में क्या हुआ ये भी बहुत अहम है। फोन कॉल में पता करना पड़ेगा। तो हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी।